हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में ये वीडियो जो है पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में ही है। चैप्टर था आपका मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो हमने आपको वीडियो के पूर्व पार्ट्स में ये एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में क्या डिफरेंस है या दोनों में आपस में क्या संबंध है। वीडियो के इस पार्ट में जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर को हम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं। तो इस पर सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, शॉर्ट में PQLI। तो एक अर्थशास्त्री थे 1979 में, मॉरिस MORRIS had formulated a compound index known as physical quality of life index. According to him, उनका ये कहना था the indicator are the inputs of development process which are insufficient to reflect the result of development process. Thus, on observing the underdeveloped nation, these indicators give the description of underdeveloped industries in the nation. देखिए, hence इसलिए Morris has merged the three indicators to depict the performance of individual. These indicator are, उन्होंने 3 इंडिकेटर बताए परफॉर्मेंस को चेक करने के। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। दूसरा इन्फेंट मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, IMI। तीसरा बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, BLI, बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। तो ये जो तीनों थे इम्प्रूव्ड थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ये तीनों जो थे 3 indicators can be improved by different methods. Nevertheless, Professor Morris has taken life expectancy as the indicator to show the number of years an individual expected to live after taking birth, while mortality indicator indicates the number of deaths before attaining the age of 1 year. If the figures of life expectancy at the age of 1 were not present, then it can be worked out through formula given for physical quality of life index. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से ही सुन लीजिए। इफ़ द फिगर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 वर नॉट प्रेजेंट, दैन इट कैन बी वर्क आउट थ्रू फॉर्मूला गिवन फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो अब देखिए मेजरमेंट में ये किस तरीके से ये तीनों इंडिकेटर्स का क्या रोल है। मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर्स, कैसे हम इसको मेजर करेंगे। द फर्स्ट इंडिकेटर इज लाइफ एक्सपेक्ट रेट, जो अभी हमने आपको बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को कैसे मेजर किया जाएगा, LEI। दिस इंडिकेटर measures the number of years that an individual is expected to live.
एक नॉर्मल आदमी का कितना जीवन हो सकता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, life expectancy rate was 66.8 years in India. भारत में एक सामान्य जो जीवन माना गया है, जो लाइफ एक साधारण मनुष्य की मानी गई है, दैट इज 66.8 years. Infant mortality rate, IMI. This indicator measures the number of infants dying before attaining the age of 1 year out of every 1000 birth. अगर 1000 के अनुपात में देखा जाए तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र को प्राप्त करने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, infant mortality rate was of 47 per 1000. That means 1000 में लगभग 47 बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र के पहले ही जिनकी जीवन समाप्त हो जाता है. A country with higher infant mortality rate means that economic development of the nation is in danger. जहाँ पर ज़्यादा बच्चों की डेथ की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो खतरे में है. नाउ बेसिक लिटरेसी रेट BII. This indicator measures the percentage of those people who had attained the age of 7 years. मतलब जिनकी उम्र लगभग 7 years कंप्लीट हो जाती है and can read or write any language with the capacity to understand, or one who are literate. According to the census of 2011, basic literacy rate was about 74.4%. तो ये तो तीनों आपने देखे कि इनका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और बेसिक लिटरेसी रेट क्या है. अब इसका नेक्स्ट हेडिंग देखिए में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ इंडेक्स, जो अभी हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, PQLI. बेस्ड जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है, ऊपर जो इंडिकेटर्स बताए हैं, उनके आधार पर द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी नेशन इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल ऑफ 1 to 100. 1 is indicating the poor performance of the nation, while 100 is indicating the best performance. PQLI, Physical Quality of Life Index, is formulated by taking the average of the 3 indicators on assigning equal weightage to each. तीनों indicators को हम equal weightage देंगे. Thus, जो फॉर्मूला बताया गया मॉरिस डेविड द्वारा वो ये है PQLI. PQLI is equal to LEI plus IMI plus BLI. ये जो तीनों इंडिकेटर्स हमने ऊपर बताए थे,
तीनों को आप प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकालेंगे तीनों का। तो इनका तीनों का एवरेज निकालने के बाद द आंसर विल बी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को प्राप्त करने के लिए हम जो ऊपर तीनों हमने आपको इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए हैं, इन तीनों का एवरेज आपको निकालना है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका क्या लाभ है, एडवांटेज है। इसमें पहले है आस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर हैज़ बीन कंसीडर्ड, इसमें वेलफेयर आस्पेक्ट को कंसीडर किया गया है। दूसरा पॉइंट है हेल्प गवर्नमेंट फॉर एनालिसिस, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एनालिसिस की जाती है या डेटा कलेक्ट किए जाती है, उन डेटा को कलेक्ट करने में ये हमारा मेजरमेंट बहुत हेल्प करता है। ईजी टू कंपेयर, जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को कंपेयर करते हैं तो ये इंडेक्स जो है हमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑल्सो कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या तात्पर्य है। इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर इन अ नेशन, जो हम वेलफेयर या मंगल कामना करते हैं या कल्याण की जो कामना करते हैं, इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वेयर अ नेशन कैन नॉट होल्ड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी and low morality unless the large population of the nation is not receiving the advantage of economic growth. Data required is easily available, जो data required होता है वो easily available हो जाता है। It is an easy and convenient method to measure the price quality of life index, as the data related to the indicators can be easily gathered from the census report. Census report से इससे संबंधित समस्त डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। Now disadvantages. We will look about the disadvantages of price quality of life index. The disadvantage of price quality of life index are as follow. पहला है many other factors have been ignored, बहुत सारे ऐसे factors हैं जो इसमें ignore किए गए हैं। There are many determinants that are affecting the quality of life but have not been considered under the price quality of life index. These factors can be, कौन कौन से factors हो सकती हैं? Employment, housing, justice, social security, as well as human rights. Next point. All factors have been given equal importance. All factors have been given equal importance. It is very simple index where equal weightage is assigned to every indicators, whether it is a life expectancy or morality or basic literacy rate. Nevertheless, the logic behind the equal weightage is not clear. क्यों हमने तीनों का एवरेज निकाला है या तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, ये इसका के पीछे क्या लॉजिक है, दिस इज नॉट क्लियर्ड बाय द theory for Mr. Davis. Next, inappropriate to measure economic development. Inappropriate to measure economic development. It is not an appropriate tool to identify the fundamental changes in the nation. जो समय समय पे जो चेंजेस होते रहते हैं उसके लिए कहा गया है। इन एडिशन टू दिस, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फिनेंशियल, इकोनॉमिक और मॉनेटरी कंसेप्ट।
Therefore, it does not represent the true picture of economic development and growth. इसलिए though it comprise of the above mentioned shortcomings, ये जो shortcomings दी गई हैं, yet फिर भी हम ये कहेंगे कि price quality of life index is an advanced method over the traditional method of economic welfare. हालांकि इसमें इतने disadvantages हमने गिना दिए, लेकिन फिर भी ये टेक्निक एक एडवांस टेक्निक है to measure economic welfare. Nevertheless, Human Development Index HDI is introduced, which is far much better and superior to the PQLI. अब देखिए इसके बाद क्या इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI. What is this? Let's see. HDI is the extension of PQLI, which specify the income is immaterial to take as a standard of measuring the economic growth as higher welfare or happiness of human is based upon the uses of income which cannot be derived through a level of income. Therefore, HDI can be derived through the three index which are as follow. जो कौन कौन से हैं वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं. One is living a long life or longevity. Living a long life, LEI. Second is being knowledge of educational attainment index. Being knowledge on educational attainment index, EAI. Next point is standard of living on real per capita. Standard of living on real per capita, GDP, SLI, शॉर्ट में SLI. आप देखिए इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे इसकी गणना की जाएगी. मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Measurement of Human Development Index. The measurement of Human Development Index is very much similar to PQLI. दोनों में लगभग समानता है. HDL is the average of above mentioned index where equal weightage is assigned to each index. इसमें सभी जो इंडिकेटर्स हैं उनको इक्वल वेटेज दिया गया है. तो इसका फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में करिए LEI प्लस EAI प्लस SLI. ये जो तीनों हमने अभी आपको बताए और ब्रैकेट क्लोज, मतलब तीनों का एवरेज निकाल के आप 1/3 कर देंगे. आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि लिविंग अ लॉन्ग लाइफ और लॉन्गेविटी और बीइंग नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन पर कैपिटा GDP, इन तीनों को जोड़ के आप 1/3 से कर देंगे. ये फॉर्मूला आपका है इसको मेजर करने का. अब देखिए आगे मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर. अब इन तीनों का हम मेजर कैसे करेंगे. ये जो तीनों हमने इंडिकेटर्स बताए हैं इनका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा.
तो मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर्स, पहला है लॉन्गिविटी। इसको हम कैसे देखेंगे? LEI, the longevity represent the life expectancy index, where expected number of living years are decided for every birth. In India, life expectancy is taken as 63 years. दूसरा है educational attainment. This index helps in measuring the number of people who are literate or attain education up to a particular age or the different educational level. The educational achievement can be based on the following पैरामीटर। ये एजुकेशनल पैरामीटर को हम कैसे देखेंगे? इसमें है अडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट। अडल्ट लिटरेसी रेट देखिए क्या है, व्हाट इज अडल्ट लिटरेसी रेट या ALR। दिस रेट measures the population of person who has attained the age of 15 or above and competent enough to read and write. These people are considered as the literate, जिनको हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं. It infers that every literate must be competent enough to read and write a short and simple statement in everyday's life. A mere eligibility to sign does not make a person literate if he is incapable to read and write. केवल साइन करने से ही नहीं बल्कि उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों आनी चाहिए. Therefore, reading only or writing only is insufficient to become a literate. However, literacy is symbolizing the quality of people. Next heading है gross enrollment ratio. This ratio represents the total number of students enrolled in the various level of education. It helps in showing the percentage of population belongs to the different age groups involves in pursuing the education. The level of education are classified as the primary, secondary and tertiary level. At primary level, basic element of education are taught to the student. Secondary level of education is comprised of those students who are at the high school to intermediate level. Education provided at the university or college is considered as the tertiary level of education. Thus, the student educating at primary, middle or secondary and university level are shown through the ratio known as gross enrollment ratio. High quality of life is assumed when GER is higher. Gross enrollment ratio is higher. Now, real GDP per capita or standard of living SLI helps in indicating the per capita income or standard of living of the nation. It is significant component of measure of HDI
Real GDP per capita income is the average income that is measures as the average income earned per person in a particular area, which could be a city, region, or country during a financial year. It is simply calculated by dividing the area's total income to its total population. तो हम समझते हैं, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पर कैपिटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अडल्ट लिटरेसी रेट, एजुकेशनल अटेनमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं और HDI के जो इंडिकेटर्स हैं, लॉन्गेटिविटी वगैरह, इनका क्या कंसेप्ट है और हम इनकी गणना के लिए हमें कौन कौन से तथ्यों को ध्यान में रखना है और ये तथ्य किस तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर की गणना करने में हमारी मदद करते हैं, या मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के समय हमें इन तथ्यों को किस आधार से या किस तरीके से इनको संज्ञान में लेना है। तो अपना ये चैप्टर या ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फॉलोड इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे के जो इश्यूज़ हैं चैप्टर से रिलेटेड या जो पॉइंट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको फॉलो अप करेंगे। थैंक यू सो मच।